गाइस, मैं तो कहती हूँ अभी भी टाइम है, गाड़ी बैक ले लो, वापस शहर चलो। मैंने सुना है इस गांव के बोने लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। काव्या, लोगों का तो काम है झूठ मूठ की अफवाह फैलाना, पर हम रिपोर्टर हैं। हमारा काम है ऐसी खबरों की छानबीन करके उन्हें बाहर लाना। वैसे भी अभी ये बोने लोगों का गांव समाचार की सुर्खियों में है। अगर हम तीनों मिलकर ये रिसर्च पूरी करते हैं तो हेडलाइन में छा जाएंगे। तभी तीनों को एक बोर्ड दिखता है जिस पर बोनापुर लिखा था, जिसके साथ गांव की सीमा शुरू हो जाती है। चारों तरफ झोपड़ी बनी थी जिनका आकार बहुत छोटा था। गांव के अंदर इंसान से लेकर पशु पक्षी भी बोने थे। दिस इज अनबिलीवेबल। ये गांव तो वाकई में बोने लोगों का गांव है। जहां एक बोना आदमी करतब दिखा रहा था, जिसे देखने के लिए भीड़ लगी थी। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। गिल्ली गिल्ली अप्पा, सुन मेरे बादशाह, 1 to 9 11, गिल्ली गिल्ली अप्पा। देखो ना माँ, ये बोना मदारी वाला चाचा कितना बढ़िया करतब दिखाते हैं। बंटी, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। वो बेचारा बोना आदमी 2 पैसे कमाने के लिए करतब दिखा रहा है। जैसे ही तीनों रिपोर्टर गाड़ी से उतरते हैं, धरती हिलने लगती है। अरे बाबा, ये धरती काहे कांप रही है, लगता है भूकंप आया है। हाँ, मुझको भी जोरदार भूकंप का झटका महसूस हुआ है। तभी बोने गांव वाले उन रिपोर्टर को देखकर डर जाते हैं, जिसमें भागम भाग मच जाती है। अरे भागो भागो गांव वालों, जल्दी से अपने घर में छुप जाओ, नहीं तो ये दानव जैसे दिखने वाले इंसान हमें कच्चा न खा जाएं। अरे रुकिए आप लोग, हमसे डरिए मत, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं। तभी भागम दौड़ में पिंकी नाम की नाटी औरत को पत्थर पर तेज ठोकर लगती है, जिससे वो बाहर छूट जाती है। ओए अम्मा, लगता है मेरी कमरिया काम से गई। आर्यन बोनी औरत को उठा लेता है। अरे ओ सहरी बाबू, हम कहते हैं छोड़ो हमका, नहीं तो हम तुम्हारी पीठ माँ ऐसा कोनी मारेंगे कि जमीन में धूल चाटते फिरोगे। बाप रे, इतना गुस्सा बोने लोगों को भी गुस्सा आता है। वैसे तुम्हारे माँ बाप ने बचपन में कॉम्प्लेन नहीं पिलाया था क्या, जो इतनी बोनी हो? आर्यन, इस तरह किसी के छोटी हाइट का मजाक नहीं उड़ाते हैं यार। अच्छा तुम रो मत, कान पकड़ के सॉरी। ये सॉरी कौन सी चिड़िया का नाम है? ये किसी चिड़िया का नाम नहीं है। सॉरी का मतलब होता है माफी मांगना। हम तीनों पत्रकार हैं, शहर से आए हैं। हम आप लोगों के गांव पर खबर छापना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सरकार की नजर आप लोगों के पिछड़े हुए गांव पर जाए, तो इस गांव का विकास तरक्की हो, तो हमारा सहयोग कीजिए। पिंकी हल्ला मचाकर पूरे गांव को बुलाने लगती है। सब लोग बाहर निकल कर आ जाओ, ये अच्छे लोग हैं और हमारी मदद करने आए हैं। सारे बोने अपने मचान से बाहर निकल कर आते हैं। तभी बोना मुखिया खलीराम मुझे ऊपर करके बोलता है, मुझसे मिलो, मैं हूँ इस गांव का मुखिया खलीराम। क्या खबर छापना चाहते हो तुम? बता देंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी जोर की भूख लगी है, खाना मिलेगा क्या? ये सुनते ही बड़े कान वाली बोनी बुढ़िया सीता बोली, अरे पहले खाना पीना खा लो, वैसे ही हम बोने के गांव में तुम अतिथि जन हो, चलो आओ। बुढ़िया सीता और गजेंद्र उनको अपनी झोपड़ी में लाते हैं, मगर दरवाजा छोटा होने के चलते आर्यन का सर छत से टकराता है। हाय, मेरी तो बैंड बज गई, ये घर है या माचिस का डिब्बा? अब क्या करे बेटा, हम बोने हैं ना, इसलिए छोटा घर बनाया है ताकि मचान पर चढ़ने में दिक्कत ना हो। ऊपर उपले सूख रहे हैं ना। अरे आप भी ना बोने काका झंडू बाम आदमी हो, जमीन होते छत पर उपले कौन सुखाते हैं, भेजे की भुर्जी बन गई। अरे चलो चलो, अब सारे गांव की लुगाइयां मिलकर शहरी पहुना मेहमान के लिए गर्मा गर्म पकवान छान कर खिलाओ। हाँ हाँ, बना रहे हैं मुखिया काका। सारी बोनी लुगाइयां अपने अपने घर से पकवान बनाने का सामान जुटाकर खाना बनाकर कुछ देर में परोसती हैं। लीजिए, गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना खाइए। तभी छोटी छोटी पूरी देखकर बेचारी काव्या हक्की बक्की हो जाती है। ये इन्होंने कितनी छोटी पूरी बनाई है। मुझे तो ये पूरी कम गोलगप्पा ज्यादा लग रहा है। ऐसी पूरी तो मैं
100-200 ऐसी सुपड़ जाऊं। अरे तो किसने रोका है, लपेटो जल्दी जल्दी। तीनों को बोनी महिलाओं का बनाया खान पान इतना मन चढ़ता है कि सारा राशन पानी एक बार में चट कर जाते हैं। थोड़ी पूरी और सब्जी देना, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, देना थोड़ा। हे भगवान, ये तीनों पत्रकार तो एकदम पेटू लोग हैं। हम बोने गांव वालों का साल भर का अनाज ठूसने के बाद भी पेट नहीं भरा, बस मासूर कहीं के। चुप रहो पिंकी, मेहमानों के लिए ऐसा शब्द नहीं बोलते। बेटा, हमारे पास जो कुछ भी अनाज था हमने तुम्हें खिला दिया, अब एक दाना भी नहीं यहाँ। आप लोगों ने सारा खाना हमको खिला दिया, आप लोग क्या खाएंगे? तो क्या हुआ, हम लोग नमक पानी पीकर सो जाएंगे अंकल। और क्या? उस गरीब बोनी बच्ची की बात सुनकर तीनों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तीनों रिपोर्टर पूछताछ चालू करते हैं। वैसे पिछले कुछ सालों में ये कौन सी घटना घटी थी जो ये पूरा गांव का गांव पूरा बोना हो गया? बहुत ही विचित्र घटना घटी थी बेटा, उस पल को याद करके शरीर थर थर कांप जाता है। जहां कुछ साल पहले तक बोनापुर गांव का नाम सीतापुर हुआ करता था। गांव के लोग गरीबी में भी खुशी पूर्वक सूखी रोटी खाकर रहा करते थे, लेकिन गांव के अंदर चेतन की जहरीली फैक्ट्री चलती थी। माँ, मुझको दूध पीने का मन नहीं है। ज्यादा नखरे मत दिखा और सीधे तरह से दूध पी ले बंटी, वरना एक छापड़ लगाऊंगी। अरे क्या हो गया सरला, क्यों बेचारे बच्चे पर खिसी आ रही है? देखो ना सीता काकी, मैं इसके लिए गाय के थन का दूध निकलवा कर लाती हूँ और ये कमबख्त पीता ही नहीं है। मुझे तो आजकल इसकी बड़ी चिंता हो रही है। इसकी हाइट भी नहीं बढ़ रही है, 8वीं बरस में लगा है मगर अभी 2 फुट है। अरे काहे चिंता करती है, नहीं होगा तेरा बेटा नाटा। जब बाप कदकाठी से लंबा चौड़ा है तो बेटा भी तो बाप पर जाएगा। चिंता मत कर, एकदम से लंबाई खींच लेगा। आपके मुंह में घी शक्कर सीता काकी। तभी बगल वाले अंगने से पिंकी बोलती है, अरे ओए सीता काकी, मुझको भी कोई नुस्खा बताओ, मेरी पबली भी नहीं बढ़ रही है। मुझको तो कभी कभी लगता है कि हमारे गांव में जब से ये जहरीली गैस की फैक्ट्री खुली है, गांव की शुद्ध हवा बयार बदल गई है। बेचारे बच्चे जब खेल कूद नहीं कर पाएंगे तो कहाँ से बढ़ेंगे? सही कहा तूने पिंकी, मगर ये चेतन पैसों के घमंड में चूर रहता है। उसका बस चले तो हम गरीब गांव वालों को पैरों तले मसल कर चले। देखो बात करते हैं, सूरज डूबा हुआ बुढ़ा हुआ आते ही रोटी मांगेगा। चलती हूँ, रोटी पानी बनाना है। इसी तरह गरीब गांव वाले अपने कच्चे झोपड़े में भी हंसी खुशी रह रहे थे, मगर दिन रात गैस की फैक्ट्री में काम करने के चलते सारे मजदूरों के फेफड़ों से गैस का असर उनके हाइट पर तगड़े तरीके से असर दिखा रहा था। एक दिन पिंकी मुरली से बोली, ओ जी, दिन भर दिन तुम्हारा कद नटखट लग रहा है, नाटे होते जा रहे हो तुम अब। अरे तुम लुगाइयों का दिमाग सही में घुटने में होता है। अरे भला बंदे का हाइट बढ़ने के बाद कम थोड़ी होती है। ऐसा बोलकर मुरली काम पर निकल जाता है। सब अपना काम कर रहे होते हैं कि तभी जहरीली गैस की पाइपलाइन लीक होने लगती है और जहरीली गैस हवा में फैल जाती है। फैक्ट्री आग में धू धू करके जल जाती है, लेकिन उस त्रासदी का असर पूरे गांव वालों पर होता है, जिससे सब धीरे धीरे बिल्कुल बोने हो जाते हैं और छोटे छोटे आकार के घर बनाकर बस जाते हैं। कितने साल बीत गए उस घटना को, लेकिन अभी तक कोई भी हम गरीब बोने लोगों के गांव में हमारी खबर तक लेने नहीं आया है कि हम मर गए हैं या जिंदा भी हैं। चिंता मत कीजिए काका, अब सब लोग इस अनोखी बोने लोगों के गांव को देखेंगे। तीनों पूरे गांव का एक एक घर, बोने इंसान, पेड़ पौधे, खेत खलिहान सबको कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं और शहर लौटकर उस खबर को छापते हैं, जो कि न्यूज की बड़ी हेडलाइन बन जाती है। और अंत में उस बोने के पिछड़े गांव में सरकार की मदद पहुंचती है, जहां मंत्री गीठे गांव वालों को देखकर दंग हो जाते हैं। सभी माला लिए खड़े थे। अरे वाह, मंत्री जी तो कितने लंबे हैं, इन्हें माला कैसे पहना पाऊंगा? अरे ओ लखनवा, अरे काहे भाड़ के भुट्टे की तरह उछल कूद कर रहा है, ऐसे लंबू जी थोड़े ना बन जाएगा। बोने गांव वालों की बातचीत सुनकर मंत्री झुक कर बैठ जाता है। लीजिए, अब आप सब लोग बारी बारी से माला पहना लीजिए। बूढ़े से लेके बच्चे सारे बोने लोग मंत्री जी को माला पहनाते हैं। मंत्री जी, ये हम बोने गांव वालों का सौभाग्य है जो आप हमारे गांव में पधारे हैं। आप लोगों ने बहुत कुछ सहा है, पर अब आपके इस कच्चे गांव में
विकास लाने का जिम्मा मेरा है। ये सुनकर बोने गांव वालों का दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है। अब गांव के अंदर पूरी तरह बदलाव आ जाता है। स्कूल से रोजगार के अवसर भी खुल चुके थे। अरे ये क्या बहू, आज फिर तुमने खाने में दाल चावल बना लिए। कितनी बार कहा है जब दाल चावल बनाओ तो साथ में चोखा या कोई सूखी सब्जी बना लिया करो। रूखे रूखे दाल चावल नहीं खाए जाते मुझसे। दाल भी कितनी सादी सी है, मजा नहीं आ रहा है आज खाना खाने में बिल्कुल भी। इससे पहले तो तुमने कभी इतनी सादी दाल नहीं बनाई। आज हमने सादी दाल जानबूझकर बनाई है क्योंकि हमने दाल चावल के साथ खाने के लिए एक चटपटी और मजेदार चीज बनाई है। हम अभी लेकर आते हैं। अनीता आंगन में जाती है और एक बड़ा सा प्लास्टिक का डिब्बा उठाकर लाती है जिसके अंदर ढेर सारा गाजर का अचार था। अनीता एक एक कर सभी को गाजर का अचार परोसती है और सब जैसे ही उन रूखे दाल चावल के साथ वो चटपटा गाजर का अचार खाते हैं। अरे बहू, सादी सी दाल चावल के साथ ये गाजर का अचार, आहा, क्या स्वाद दे रहा है। पहले तो मेरा एक प्लेट भी दाल चावल खाने का मन नहीं कर रहा था, अब तो मैं 3 से 4 प्लेट खाऊंगा। सच में गाजर का अचार काफी चटपटा बना है, मैं तो इसे रूखा भी खा सकता हूँ। अरे बहू, इन सर्दियों के मौसम में तो हमारे घर में एक बार भी गाजर नहीं आया, तो तुमने गाजर का अचार कैसे बनाया? यहीं पास में एक गाजर का खेत है तो वहां से थोड़ी बहुत गाजर तोड़ कर ले आए थे और घर में मसाले तो थे ही, तो हमने गाजर का अचार बना दिया। पांचों बहुएं गाजर का काफी सारा अचार जो उन्होंने बनाया था उनके घर वालों के साथ साथ उनके पड़ोस में रहने वाली लक्ष्मी भी खाती हैं। कभी कभार उनसे मांग लिया करती थी। आज मेरा भाई आया है गांव से। जब मैंने उसे तुम्हारा गाजर का अचार खिलाया तो देखते ही देखते 6-7 रोटी खा गया अचार के साथ। मुझे भी बताओ ना, तुम किस तरह बनाती हो गाजर का अचार? उस दिन हमारे मोहल्ले में एक अचार बेचने वाली आई थी। मैंने सोचा सस्ते में अचार मिल रहा है तो ले लेती हूँ, लेकिन जब उसके हाथ का अचार खाया तो इतना बकवास था, पूरा फेंकने में गया है। अचार बनाना इतना आसान काम नहीं होता। एक छोटी सी गलती से पूरा अचार खराब हो सकता है। तो फिक्र मत करो, जब हम अगली बार अचार बनाएंगे तो तुम्हें बुला लेंगे, खुद देख लेना कैसे बनता है। मैं तो सच कह रही हूँ, अगर तुम अपना अचार बाजार में बेचोगी तो देखना एक दिन में ही सारा डब्बा खाली हो जाएगा। बाजार में अचार बेचने की बात माला को काफी अच्छी लगती है और अब वो जाकर बाकी बहू को ये बात बताती है। लक्ष्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। घर के काम के बाद दिन भर हम खाली बैठते हैं और इस बार हमने गाजर का अचार भी काफी ज्यादा बनाया है। एक काम करते हैं, इसे ही जाकर बेचते हैं और अगर लोगों को पसंद आया और उन्होंने खरीदा तो फायदा तो हमें ही है। पांचों बहुएं घर के लिए अलग से अचार निकाल कर रख बाकी का अचार ले जाकर बाजार में बेचती हैं। ये गाजर का अचार तो काफी अच्छा बना है, काफी चटपटा है। एक काम करो, मुझे 50 रुपए का दे दो। मुझे 40 रुपए का अचार दे दो। क्या आपके पास सिर्फ गाजर का अचार है, कोई और अचार नहीं है क्या, जैसे आम वगैरह या मिर्ची का? नहीं, अभी तो सिर्फ गाजर का ही है। आप ये गाजर का अचार लेकर जाइए। देखते देखते 2 से 3 घंटे में ही उन पांचों बहू का सारा गाजर का अचार बिक जाता है और उनकी 400 से 500 रुपए की अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। मुझे तो लगा था कि मुश्किल से 100-200 रुपए की कमाई होगी और आधे से ज्यादा अचार भी बच जाएगा, लेकिन देखो सारा अचार भी खत्म हो गया और कमाई भी कितनी अच्छी हो गई है। हम और गाजर का अचार बनाएंगे और फिर बेचेंगे। अब हम भी इसी तरह से पैसे कमाएंगे। पांचों बातें करते हुए घर जा रही होती हैं कि तभी सोनाक्षी को रास्ते में एक कच्चे आम का पेड़ दिखता है। अरे वो देखो, कच्चे आम का पेड़। तुम्हें याद है उस ग्राहक ने हमसे कच्चे आम के अचार की मांग की थी और देखो भगवान का करिश्मा, हमें ये कच्चा आम का पेड़ दिख गया। चलो यहाँ से कच्चे आम तोड़ते हैं और फिर इसका अचार बनाएंगे। कच्चे आम को देखकर तो मेरे मुंह में अभी से ही पानी आ रहा। चलो इसे तोड़ते हैं। अनामिका और अनीता को पेड़ पर चढ़ना आता था, इसलिए वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ती हैं और ढेर सारे कच्चे आम तोड़ लेती हैं और अब घर जाकर अगले दिन से ही कच्चे आम के अचार की तैयारी में लग जाती हैं। तभी माला और पल्लवी टोकरी भरकर ढेर सारी लाल और हरी मिर्च लेकर आती हैं। अरे ये तुम्हें इतनी सारी हरी मिर्च कहाँ से मिल गई? ये लक्ष्मी ने दी है। उसके मामा आए थे ना, तो गांव से ढेर सारी मिर्ची लेकर आए थे, तो उसने हमें दे दी और कहा है कि इस मिर्च का भी हम स्वादिष्ट अचार बनाएं। गाजर आम के साथ साथ अब हम मिर्च का भी अचार बनाएंगे।
अब वो सभी मिलकर अचार की तैयारी करती हैं और कुछ दिनों में अचार की तैयारी होते ही वो सब उन्हें बेचने के लिए बाजार चली जाती हैं। अरे वाह दीदी, आप तो काफी बढ़िया अचार बेचती हैं। पता है, मैं यहाँ पास के एक हॉस्टल में रहता हूँ। हॉस्टल का खाना कैसा होता है ये तो आपको पता ही है ना, न नमक मिर्च होता है और ना ही कोई स्वाद। लेकिन अब तो आपके अचार के साथ आराम से हॉस्टल का खाना खा सकता हूँ। आपके ये तीनों अचार मुझे तो काफी बढ़िया लग रहे हैं, मेरे लिए सब पैक कर दीजिए। ग्राहकों से इतनी तारीफ सुनने के बाद अब पांचों बहुएं काफी ज्यादा खुश थीं और अब वो एक प्लान बनाती हैं जिसमें अनीता और अनामिका अचार लेकर अलग अलग मोहल्ले में जाती हैं। माला और पल्लवी मंडी में अचार बेचती हैं और सोनाक्षी एक किराए का ठेला लेकर अचार रख अलग अलग जगह पर फेरी करती है। अरे आज जब मैं अचार बेच रही थी तो एक ग्राहक अचार लेने के लिए आई और कहने लगी उसे गोभी और कटहल का अचार चाहिए। अरे मैं तो सुनते ही दंग रह गई, क्या गोभी और कटहल का भी अचार होता है? अरे तुम तो गोभी कटहल की बात कर रही हो, मेरे पास तो एक ग्राहक आया और कहने लगा कि उसे लहसुन का और मूली का अचार चाहिए। अरे बहू, इतनी हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, गांव वगैरह में तो हर चीज का अचार बनता है, तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे इन सब के अचार बनते हैं। अपनी सास की बात को सुनकर पांचों बहुएं काफी खुश होती हैं और अब कलावती की मदद से वो पांचों बहुएं अलग अलग तरह का अचार बनाना सीख जाती हैं और उन्हें बनाकर अलग अलग जगह पर बेचती हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे अब उनके अचार की वैरायटी भी बढ़ने लगती है। कहीं किसी बहू को मिक्स अचार बनाने का ख्याल आता है तो किसी बहू को आंवले का पेड़ दिख जाता है तो उससे वो आंवला तोड़कर उसका भी अचार बनाती हैं, तो कोई बहू मूली का अचार बनाती है। इसी तरह अलग अलग तरह के अचार बनाकर उन्हें अलग अलग जगह पर बेचती हैं। आपने जो लहसुन का अचार दिया था ना, वो मेरी सास को काफी ज्यादा पसंद आया। अब तो वो हर रोज लहसुन के अचार के साथ ही रोटी खा लेती है और मेरी तो सब्जी बनाने की ड्यूटी भी आदी हो गई है। इस बार आप मुझे थोड़ा ज्यादा अचार दीजिएगा। वो हम लोग बाहर ट्रिप पर जा रहे हैं ना, तो आलू पूरी के साथ अचार खाने का अलग ही स्वाद है और मेरी जेठानी को भी आपका अचार काफी पसंद आया, तो उनके लिए भी दे दीजिएगा। हर रोज की तरह सभी बहुएं अलग अलग जगह पर अचार बेच रही होती हैं कि तभी अनामिका के पास एक कैलाश नाम का बूढ़ा आदमी आता है। आइए अंकल, बताइए कौन सा अचार चाहिए? हमारे पास पूरे 10 तरह के अचार हैं, आम, आमला, लहसुन, गाजर, कतर, मूली। बताइए कौन सा अचार चाहिए? बेटा, जितने अचार हैं सब कर दो, वो भी 10 किलो। वो क्या है ना, यहीं पास में मेरा एक रेस्टोरेंट है। एक बार तुम्हारे यहाँ से थोड़ा सा अचार मंगवाकर ग्राहकों को खिलाया था, तो उन्हें तो हमारे खाने से ज्यादा तुम्हारा अचार पसंद आ गया। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जो हमारे रेस्टोरेंट में तुम्हारा अचार इस्तेमाल किया जाए, वो तुम लोगों के लिए इतनी मात्रा में तुम अचार बना सकती हो। अरे हाँ अंकल, क्यों नहीं, जरूर। आप सिर्फ बता दीजिए कि क्या आपको अचार कब तक चाहिए और कितने चाहिए। इतना बड़ा ऑर्डर मिलने पर अनामिका काफी खुश होती है और जल्दी से घर आकर सभी लोगों को सारी बात बताती है, जिसे सुन वो सभी अपने ऑर्डर के मुताबिक अलग अलग तरह का अचार बनाना शुरू कर देती हैं। अरे अभी तो सिर्फ 5-5 किलो ही अचार बनकर तैयार हुआ है, इतनी जल्दी बाकी का अचार कैसे बनकर तैयार होगा? मुझे भी फिक्र हो रही है कहीं वो ऑर्डर कैंसिल ना कर दें। अरे बहू, क्यों इतना परेशान हो रही हो? जितना अचार बना है उतना ले जाकर उन्हें दे दो और बाकी के अचार के लिए उनसे थोड़ा वक्त मांग लो। अब 5 किलो 4 दिन में थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। चलो सबसे पहले जितना अचार बन गया है उतना ले जाकर उन्हें दे देते और बाकी का घर जाकर तैयार करेंगे। पांचों को इतनी मेहनत करता देख उनकी सास, ससुर और पति भी उनके अचार बनाने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। जहां पांचों बहुएं सुबह से शाम तक बैठकर अचार की तैयारी करती तो उनके पति काम करने के लिए ऑर्डर किए हुए पते पर जाते। धीरे धीरे अब उन पांचों बहू को अलग अलग रेस्टोरेंट और जगह से अचार मिलने के ऑर्डर शुरू हो जाते हैं, जिसे सिर्फ कुछ महीनों में अब उनकी माली हालत भी ठीक हो जाती है और अब वो 10 तरह के अचार के नाम की एक बहुत बड़ी दुकान खोलते हैं और कई औरतों को भी अपने साथ इस काम पर जोड़ लेते हैं।
कभी सोचा भी नहीं था कि एक मामूली अचार से हम लोग अपना अचार का इतना बड़ा बिजनेस शुरू कर देंगे। जहां हम सिर्फ गाजर का अचार बनाते थे, वहीं अब 10 अलग अलग तरह के अचार बनाते हैं। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब हम लोग अलग अलग जगह पर जाकर अचार बेचने सुबह से शाम तक बेचते थे, लेकिन अब देखो लोग दूर दूर से हमारे यहाँ अचार खरीदने के लिए आते हैं। ये तो हमारी मेहनत का नतीजा है। हम सब लोगों ने मेहनत की और साथ ही साथ हमारे घर वालों ने भी हमारी काफी मदद की है, तब तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पांचों बहुएं अब इसी तरह अपने 10 अलग अलग तरह के अचार के काम को जारी रखती हैं।